Welcome to the Point NCERT Plus series. To the Point NCERT Plus series में we are dealing with value added digital classes जिसमें इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज रन कराई जा रही है। इसका कोर पर्पस है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिनका कोर प्रेमाइस जनरल स्टडीज के प्रेमाइस पे बेस्ड है उसके लिए फाउंडेशनल क्लासेस को रन कराना। एज आई डिस्कस इन आवर ओरिएंटेशन लेक्चर वीडियो कि इस टू द पॉइंट एनसीईआरटी प्लस सीरीज में हम अक्रॉस द डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट अलॉन्ग विद इंडियन इकोनॉमी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको हम अपनी सीरीज में डील करेंगे। तो उसी कंटिन्यूएशन में आज हमारा जो पहला वीडियो है, लेक्चर वीडियो है हिस्ट्री से रिलेटेड, इससे हम अपने सेशन को बिगिन करेंगे। तो आज का जो पहला सेशन है टू द पॉइंट एनसीईआरटी प्लस सीरीज में, उसमें हम हिस्ट्री से अपने लेक्चर को बिगिन करेंगे जिसमें हम ओवरऑल हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उनको अपनी क्लासेस में अंडरस्टैंड करेंगे। एज प्रीवियसली डिस्कस की जो नेचर ऑफ द क्लासेस होंगी वो चैप्टर वाइज जो भी टू द पॉइंट एनसीईआरटी प्लस बुक में अवेलेबल चैप्टर्स हैं उन्हीं के चैप्टर वाइज कंटिन्यूएशन पे वन बाय वन हम अपनी क्लासेस को रन करेंगे। एज यू कैन सी इन दिस इमेज कि ये टू द पॉइंट एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की बुक है एनसीईआरटी प्लस की, उसका ये पहला चैप्टर है सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। इससे हम अपने सेशन को बिगिन करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा क्लास होगा वो इंट्रोडक्टरी पैटर्न पे होगा। ओवरऑल क्योंकि हम फाउंडेशन से डील कर रहे हैं तो हिस्ट्री को समझने के लिए कुछ फाउंडेशन लेवल की अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है, उसको हम आज इस इंट्रोडक्टरी क्लास में देखेंगे जिसमें हम बेसिकली कुछ अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि आखिर हिस्ट्री क्या है। एज एन बिगिनर स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिस्ट्री, हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट से आपसे क्या आपको अंडरस्टैंडिंग अवेलेबल होती है, तो उसकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड बियॉन्ड कुछ और भी फर्दर चीज़ों पे, इंट्रोडक्टरी चीज़ों पे हम डील करेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट होगी थॉरली हिस्ट्री को समझने के लिए। कुछ कंसेप्ट्स लाइक क्रोनोलॉजी, हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हिस्ट्री में हम यूजुअली डायनेस्टीज के बारे में रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, अलग अलग क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में देखते हैं। तो एक प्रॉपर टाइमलाइन की अंडरस्टैंडिंग हमें होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो उससे एसोसिएटेड टर्म्स लाइक BC AD के बारे में देखेंगे कि हिस्ट्री में जब भी रेफरेंस दिया जाता है कि सो एंड सो टाइम पीरियड, सो एंड सो BC में ये इवेंट हुआ था, सो एंड सो टाइम पीरियड या AD में ये इवेंट हुआ था, तो उससे BC या AD से हम क्या समझते हैं। एंड थर्डली एक चीज पे हम और ध्यान देंगे कि हिस्ट्री एक वास्ट इवेंट है। अप टिल फ्रॉम द ह्यूमन सिविलाइजेशन अप टिल नाउ जो भी इवेंट्स हुए वो हिस्ट्री का एक पार्ट है। तो हिस्ट्री को आखिर क्लासिफाई कितने पैटर्न में किया गया है, कितने पार्ट में किया गया है। एंड नेक्स्ट जो फोर्थ चीज हम डील करेंगे वो है कि हम स्पेसिफिकली जो अपने सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ इंडिया को डील करने जा रहे हैं, यानी कि इंडिया की हिस्ट्री को हम अपने इन सेशन में पढ़ने जा रहे हैं। तो इंडिया की हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है एंड किस किस टाइम पीरियड पे ये जो क्लासिफिकेशन है वो की गई है, उनको हम अपने इस इंट्रोडक्टरी क्लास में देखेंगे। सबसे पहले बिगिन करते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। एक बेसिक अवेयरनेस हमें होनी चाहिए कि आखिर हिस्ट्री है क्या। अगर आपसे कोई भी जेनेरिक वे में पूछे कि आखिर हिस्ट्री ऐसा डिसिप्लिन से आप समझते क्या है, तो उसकी आप क्या एक लेमन लैंग्वेज में एक डेफिनेशन दे सकते हैं। तो बिगिन करते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज आपसे अगर पूछा जाए कि 2 साल पहले क्या हुआ था, तो यू कैन इजीली रिकॉल और आप बता सकते हो कि 2 साल पहले क्या हुआ था। 10 साल पहले की इवेंट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी आप बता देंगे। इनफैक्ट आपकी जो एज है राइट फ्रॉम 4-5 साल के बाद जैसे ही आपकी मेमोरी डेवलप होगी तो लार्जली आप इवेंट्स को बता सकते हैं। उसके बियॉन्ड आपके बर्थ से पहले अगर आप पूछा जाए आपसे इवेंट्स के बारे में तो अपने पेरेंट्स से पूछ के बता सकते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ के बता सकते हैं। लेकिन उसके जो प्रीवियस के इवेंट्स हैं 100 साल पहले, 200 सालों पहले जो इवेंट्स हैं उनके बारे में आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन कहां से मिले, ये एक माइंड में इंक्विजिटिव सेंस बिल्डअप करता है। तो ये जो पास्ट इवेंट्स हैं जो 200 सालों पहले, 1000 सालों पहले या 10,000 सालों पहले या 1,00,000 सालों पहले जो भी इवेंट्स हमारे अर्थ पे हुए थे वो सारे ही हिस्ट्री के पार्ट हैं। तो हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट डील करता है स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट डील करता है पास्ट इवेंट्स की स्टडी को। नाउ अब हिस्ट्री एक रेफरेंस है, पास्ट इवेंट का एक रेफरेंस पॉइंट है, तो इसकी क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए,
एक ऐसे सोर्स से आपको इंफॉर्मेशन मिले कि हजारों साल पहले या अगर 100 साल 100 ईयर्स बिफोर अगर आपसे मैं बोलूं कि इंडिया पे क्या हो रहा था, इंडिया में कैसे कौन रूल कर रहा था, तो आप हिस्ट्री की बुक उठाएंगे और बताएंगे कि ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इन आवर कंट्री, राइट, ब्रिटिशर्स वर द रूलिंग इन आवर कंट्री। वो आपको कैसे पता है? क्रेडिबल सोर्स से, दैट इज द हिस्ट्री बुक जो ऑथेंटिकेट करती है इस इंफॉर्मेशन को। यानी कि क्रेडिबल सोर्स अलोंग विद ऑथेंटिसिटी हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री जो है ऐसा सब्जेक्ट जो इन पास्ट इवेंट्स को जो है स्टडी करता है, जो कि डेवलप किया गया है थ्रू प्रॉपर रिसर्च, क्यूरियोसिटी along with scientific study in the sense कि हिस्ट्री को समझने के लिए, पास्ट इवेंट को समझने के लिए जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने या तो कुछ लिटरेचर के सोर्सेज को यूज किया, जो पास्ट में लिखी गई कुछ किताबें होंगी, जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की लिखी थी, तो अर्थशास्त्र से हमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। बहुत सारी जो लिटरेरी सोर्सेज है वैदिक टाइम पीरियड में जो जब अब तक बची हुई हैं, उनसे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है पास्ट इवेंट के बारे में। तो कहने का पर्सपेक्टिव या तो कहीं रिटन सोर्सेज से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि पास्ट में क्या क्या चीजें हुई थी, कैसा सोसाइटी था, या इन द केस अगर मैं सेकंड थॉट पे बोलूं कि राइटिंग एज अ प्रैक्टिस भी एक स्टेज पे ही तो बिगिन हुई होगी। एक अर्लियर उसके हो सकता है राइटिंग ना लिखी जा रही हो, लोग पढ़े लिखे ना हो, तो कैसे हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप की जा सकती थी? वो बिल्डअप की गई थी थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। ये साइंटिफिक स्टडी की गई थी, जो भी आर्कियोलॉजिकल थिंग्स मिले उनकी स्टडी के थ्रू जो हमें पता लगा, कार्बन डेटिंग जैसी टेक्नोलॉजी से कि ये अगर टूल पाया गया है, कॉइन पाया गया है, कोई डेली लाइफ में जो भी उस टाइम की सिविलाइजेशंस यूज करती थी, उनके साइंटिफिक स्टडी के बाद एक क्रोनोलॉजी बिल्डअप हुई कि इस टाइम पीरियड पे शायद ऐसे लोग रहते थे, ये डायनेस्टी रूल करती थी। यानी कि हिस्ट्री डील विद द साइंटिफिक स्टडी अलोंग विद रिसर्च एंड क्यूरियोसिटी, जो ऑथेंटिकेट करती है इंफॉर्मेशन को, और एक क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है उनकी एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी बना के ही जो डिसिप्लिन बनता है वो होता है हिस्ट्री। यानी इन द शॉर्ट, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। हीरोडोटस थे एक ग्रीक के हिस्टोरियन, उनको जो है फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। हीरोडोटस, अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो हीरोडोटस ही इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। इसके पीछे रीजन ये है, The reason behind Herodotus being called as a father of history कि इन्होंने जो है एक पहली बुक हिस्ट्रीज लिखी थी, जिनमें ग्रीस में रह रहे जो उस समय की रूलिंग डायनेस्टीज थी, जो किंग्स थे, उनके बारे में क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे बेस एक बुक कंपाइल की थी। इसीलिए हेरोडोटस को जो है फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। तो अब तक हमने समझा कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री जो है पास्ट इवेंट्स को स्टडी करता है, जो कि क्रेडिबल सोर्सेस के थ्रू, रिसर्च के थ्रू, प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू, इंक्वायरी के थ्रू, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू एक जो डिसिप्लिन बनाया जाता है उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। नाउ ये हमने समझ लिया, अब फर्दर प्रोसीड करते हैं। हिस्ट्री जो हम डील कर रहे हैं वो पास्ट इवेंट से रिलेटेड है। तो पास्ट इवेंट जो है जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व हुई होगी अर्थ पे, वो सारे ही इवेंट्स हिस्ट्री के एम्बिट में आते हैं। यानी कि राइट फ्रॉम स्टोन एज से शुरुआत करते हुए अप टिल नाउ जो भी इवेंट्स हुए वो सारे ही हिस्ट्री के पार्ट हैं, राइट। तो इन सारे इवेंट्स की स्टडी जो है हिस्ट्री के डोमेन में आती है। लेकिन इन सारे इतने लार्ज इवेंट को बिलियंस एंड बिलियंस 4.6 बिलियन ईयर्स एगो जो है अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व हुई। तो ये लाखों सालों पहले की हिस्ट्री को ऐसे बताना बड़ी हैप्पैज़र्ड फॉर्म में अवेलेबल हो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्डअप हो पाती है, राइट। इसीलिए अक्रॉस द वर्ल्ड एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई कि एक रेफरेंस पॉइंट हमें लेना चाहिए जिस पे ये पता चले कि सो एंड सो टाइम पीरियड पे ये इवेंट हुआ था, इस टाइम पीरियड पे ये इवेंट हुआ था, ताकि एक क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे आप जिस ईयर में पैदा हुए वो एक रेफरेंस पॉइंट यूज किया जाता है कि सपोज आप बोलो 2000 में पैदा हुए। नाउ ये एक रेफरेंस पॉइंट है आपका बर्थ ईयर जो है, एंड अभी 2024 चल रहा है, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि आप जो है 24 ईयर्स ओल्ड हो, राइट। तो एक डेटिंग मेथड का यूज किया गया है यहाँ पे एज एन रेफरेंस पॉइंट, जिसके रेफरेंस में ये पता लगाया जा सकता है कि आप कितने साल के हो। उसी तरह पास्ट में जो इवेंट्स हुए, राइट, पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं उनकी भी डेटिंग की गई है और उनके क्लासिफिकेशन को डेटिंग सिस्टम बोला जाता है, जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड एक एक्सेप्टेबिलिटी है, राइट। और इसी प्रेमाइस पे विल सी कि एक बीसी और एडी टर्म यूज किया जाता है।
यू कैन सी कि ये टाइम स्केल है और इस पे जो रेफरेंस पॉइंट यूज किया गया है वो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ ईयर है उसको एज एन रेफरेंस यूज किया गया है। यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले जो भी इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं एज एन बीसी टाइम पीरियड, वेयर बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे हमेशा कि सो एंड सो इवेंट जो है अलेक्जेंडर इंडिया में इन्वेजन जब हुआ था 326 बीसी में हुआ था, गौतम बुद्ध का बर्थ जो है 563 बीसी में हुआ, तो इसी टाइम पीरियड स्केल पे हुआ था। यानी कि अगर हम रेफरेंस पॉइंट में देखें तो गौतम बुद्ध वाज बोर्न बिफोर जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले ही गौतम बुद्ध का जो है बर्थ हो चुका था। एंड सब्सिक्वेंट रिलीजियस माइथोलॉजीज की बात करें, जैसे महाभारत हुआ, महाभारत के बारे में एस्टिमेट किया जाता है अराउंड 900 बीसी के अराउंड जो है महाभारत जो है एज एन इवेंट हुआ था, राइट, ऐसा एस्टिमेशन दिया जाता है। तो कैन अंडरस्टैंड कि गौतम बुद्ध के बर्थ से पहले ही अगर 563 बीसी में गौतम बुद्ध का बर्थ ईयर हुआ तो उनके बर्थ से पहले ही महाभारत जैसा इवेंट जो है हमारे हिस्ट्री में हो चुका था, राइट, एक क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जीसस क्राइस्ट एज एन इनका बर्थ ईयर जो है एज एन रेफरेंस पॉइंट, ये 0 यू कैन सी एज एन रेफरेंस पॉइंट यूज होता है और इसके पहले के इवेंट जो है बिफोर क्राइस्ट दैट इज बीसी बोले जाते हैं। एंड जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो भी इवेंट्स हुए उनको एडी में कैटेगराइज किया जाता है, यानी कि अन्ना डोमिनाई इनको बोलते हैं। एडी स्टैंड्स फॉर अन्ना डोमिनाई, या फिर इनको इन द एरा ऑफ लॉर्ड बोलते हैं, इन द एरा ऑफ लॉर्ड। यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो भी इवेंट्स हुए उनको एडी में क्लासिफाई करते हैं, राइट, जो भी इवेंट्स हुए तो उनको एडी में क्लासिफाई करते हैं। तो यू कैन सी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर को हिस्ट्री में ऐसा डेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है जिसमें कैटेगराइज बीसी या एडी में किया जाता है। नाउ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्रोनोलॉजी से रिलेटेड है। इसको बताने का पर्पज ये है कि जो भी टाइमलाइन, इस टाइमलाइन पे दिखाए गए इवेंट्स हैं वो अगर बीसी की बात करें तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट ऐसे ऐसे रन करते हैं, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, राइट, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट जो भी इवेंट्स हुए हैं वो ऐसे रन होते हैं। यानी कि जो सब्सिक्वेंट, सपोज यहां से अगर आप टाइमलाइन स्केल शुरू करो 1000 बीसी से तो 900 बीसी, 500 बीसी, 400 बीसी, 100 बीसी एंड ये 0 एक आपका रेफरेंस पॉइंट है। एंड इसके सब्सिक्वेंट बियॉन्ड फिर से जो है यहां से 100 एडी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहां से पैटर्न चलता है, राइट, और यहां से फिर ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट ये ऐसे चल रहा है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में न्यूमरोलॉजी इसकी है, इसकी असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन जो भी इवेंट्स यहां पे हुए बीसी में, यानी कि अगर 563 बीसी एज रेफरेंस पॉइंट अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें एंड सब्सिक्वेंट अगर मैं बोलूं कि अलेक्जेंडर टू 326 बीसी में इंडिया में आया था, राइट, तो सबसे पहला इवेंट जो होगा वो ये होगा, राइट, क्योंकि इस साइड पे है। और 563 बीसी से हम प्रोसीड करते हुए ऐसे 400 300 की तरफ जाते हैं। एंड सब्सिक्वेंटली अगर एडी की बात की जाए और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 78 एडी में जो है कनिष्क वॉज कोरोनेटेड, कनिष्क एज एन रूलर 78 एडी में इनका कोरोनेशन हुआ था और 320 एडी में गुप्ता एम्पायर की शुरुआत हुई थी, गुप्ता एम्पायर की बिगिनिंग हुई थी। तो जो सबसे एंशियंट, जो सबसे ओल्डेस्ट इवेंट है वो यहाँ पे, क्योंकि ऐसे हमारा टाइम स्केल चल रहा है, तो कोरोनेशन ऑफ कनिष्का वाज द ओल्डेस्ट और उसके प्रीसीडिंग पे जो है गुप्ता एम्पायर चलते हैं। तो ये बीसी और एडी की क्लैरिटी होनी बहुत ही जरूरी है। बीसी में पास्ट इवेंट्स में जो भी हुए थे, यानी कि ये पूरा जो अभी हम एडी के टाइम पीरियड स्पेशली यू कैन सी कि 2024 ईयर्स, 2024 अभी हमारा ईयर चल रहा है। और अगर मैं बात बोलूं कि 900 सालों पर 900 बीसी में जो है महाभारत जैसा इवेंट हुआ, तो यू कैन सी कि 2000 प्लस यानी करीब 3000 सालों पहले जो है महाभारत का इवेंट शायद अकर हुआ होगा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी डायनेस्टीज 1 by 1 क्रोनोलॉजिकल पैटर्न पे आएंगी और जनरली एग्जामिनेशन में क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कभी भी कोई रूलिंग डायनेस्टी की जो टाइम स्केल दी जाएगी उसको एक क्रोनोलॉजिकल पैटर्न पे अरेंज करना, रिप्रेजेंट करना, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो सके कि आखिर कौन ओल्डेस्ट इवेंट है एंड कौन सी जो है न्यूएस्ट इवेंट है, इसको हम जो है अंडरस्टैंड कर सके। तो ये एक टाइम स्केल है, डेटिंग टाइम पीरियड, जिसके प्रेमाइस पे जो है हम हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ
प्रोसीडिंग फर्दर, हिस्ट्री एज आई टोल्ड कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की बिगिनिंग हुई है राइट फ्रॉम स्टोन एज अप टिल नाउ, जो भी इवेंट्स हुए हैं वो सारे हिस्ट्री के ही पार्ट हैं। तो डेटिंग तो हमने देख लिया कि इस डेटिंग पैटर्न से एक टाइमलाइन हमने मेंशन करते हैं, लेकिन इतने लॉन्ग पैटर्न पे ये लाखों सालों की जो हिस्ट्री है इनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो तो इनको एक 3 पार्ट में जो है क्लासिफाई किया गया है, जिसमें अराउंड द वर्ल्ड हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। यानी कि हिस्ट्री इज बीइंग क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, और इसका बेसिक रीजन ये है एज आई डिस्कस कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो या तो हम रिटन सोर्सेज से पढ़ते हैं, कहीं पे रिटन एविडेंसेस अवेलेबल हो उनके थ्रू हमें जो है हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग अवेलेबल होती है, यानी कि रिटन सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो, राइट। या राइटिंग एट अ प्रैक्टिस जब अर्लियर नहीं हो रही होगी तो वहां के उस टाइम पीरियड में जो भी आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुए, खुदाई करके जो भी जमीन पे चीजें मिली हैं उस टाइम पीरियड की, उनके अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक क्रोनोलॉजी बना के हम हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जो हमारी हिस्ट्री की लर्निंग है वो इसी प्रेमाइस पे है, या तो हम रिटन एविडेंसेस के थ्रू हिस्ट्री को जानते हैं या फिर उससे पहले के इवेंट्स को जो है थ्रू आर्कियोलॉजिकल इवेंट्स के एक्सकेवेशन पे डिपेंड करता है। तो इसी बिहार पे इसी अंडरस्टैंडिंग पे हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट जो है प्री हिस्टोरिक टाइम, हिस्ट्री को हम रखते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड है जो स्टोन एज से डील करता है, अराउंड 50,000 BC से लेके अराउंड ये जो है 50,000 BC से लेके जो है आपका, क्योंकि ये स्टोन एज से चीजें डील कर रहे हैं, ये जो है 50 लाख BC से लेके अराउंड 2500 BC तक के जो इवेंट्स हैं उनको हम प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड पर रखते हैं। रीजन बीइंग कि इस टाइम पीरियड पे कुछ भी जो है रिटन सोर्सेस अवेलेबल नहीं है, यानी कि देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ रिटन सोर्सेस। स्टोन एज पे कोई रिटन सोर्सेस की अवेलेबिलिटी नहीं है, जो एविडेंसेस अवेलेबल हैं वो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के थ्रू ही अवेलेबल है, और स्टोन एज पे मेजर जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के थ्रू चीजें मिली हैं वो है स्टोन टूल्स, राइट। तो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड राइट फ्रॉम 50 लाख BC, 50 लाख BC से लेके, राइट, इफ आई वुड करेक्ट इट ओवर हियर इट्स 50 लाख BC अप टिल 2500 BC तक प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में हम हिस्ट्री को क्लासिफाई करते हैं। एंड फर्दर हिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट हम क्लासिफाई करते हैं वो प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं, वी टर्म इट एज प्रोटो हिस्टोरिक। और उसके पीछे रीजन है कि यहाँ पे रिटन एविडेंसेस अवेलेबल है, ऑल्दो रिटन एविडेंसेस आर अवेलेबल, रिटन एविडेंसेस आर अवेलेबल, पर जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो डेसिफर नहीं हुई है, यानी कि लिखा क्या है यही नहीं समझ में आ रहा है, राइट। स्क्रिप्ट इज नॉट डेसिफर्ड, राइट। फॉर एग्जांपल हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस सिविलाइजेशन में रिटन स्क्रिप्ट्स पाए गए हैं, पर क्या लिखा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इस टाइम पीरियड की जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है ये भी थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के थ्रू ही हमें पता चलता है। जैसे सील्स हुए, जो भी पॉटरी ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे लोग यूज कर रहे थे, उसके थ्रू जो है हमें इस प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड के बारे में जो है पता चलता है। और इसकी टाइम स्पैन जो है अराउंड 2500 BC से लेके 600 BC तक है, राइट। इसको जो है प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड में बोलते हैं। पहला हमने देख लिया था कि फर्स्ट जो है पार्ट जो क्लासिफाई किया गया है वो प्री हिस्टोरिक है, जिसमें स्टोन एज के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं। 50 लाख BC से लेके अराउंड 2500 BC तक ये इवेंट चलता है। यहाँ कोई रिटन एविडेंसेस नहीं अवेलेबल है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के थ्रू ही पता चला है। एंड सब्सिक्वेंट जो दूसरा क्लासिफिकेशन है उसको जो है प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड 2500 BC to 600 BC, और इसमें जो एविडेंसेस मिले हैं वो भी आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से हैं, ऑल्दो रिटन एविडेंसेस अवेलेबल हैं, लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो डेसिफर नहीं की गई है, क्या लिखा है पता नहीं, इसलिए इसको प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड पर रखते हैं। एंड जो अभी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वो है हिस्टोरिक टाइम पीरियड, राइट। प्रोटो हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। तो 600 BC से जो भी इवेंट्स अप टिल नाउ जो भी इवेंट्स अब तक हो रहे हैं
वो सारे ही हिस्टोरिक टाइम पीरियड पे जो है अक्रॉस द वर्ल्ड क्लासिफाई किया जाता है। जैसे वैदिक टाइम पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, महाजनपद के बारे में हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे इंफॉर्मेशन हम एंशिएंट टाइम पीरियड में पढ़ेंगे, वो रिटन एविडेंसेस के थ्रू ही हमें पता चलता है कि इस टाइम पीरियड पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती थी, राइट। बुद्धिस्ट से रिलेटेड बहुत सारे स्क्रिप्चर है। तो इन 3 पार्ट में जो है हिस्ट्री को क्लासीफाई किया गया है, पहला प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड देन प्रोसीडिंग टुवर्ड्स हिस्टोरिक। इनकी टाइम स्केल की बात की जाए तो अराउंड स्टोन एज से शुरू होता है टिल 2500 BC। उसके बाद आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन बिगिन हो जाती है। यहाँ पे स्क्रिप्ट अवेलेबल है लेकिन स्क्रिप्ट को अभी डेसिफर नहीं किया गया है। एंड सब्सिक्वेंट यहाँ पे हमें जो हिस्ट्री के बारे में पता चलता है राइट फ्रॉम 600 BC, 600 BC से जो हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है थ्रू रिटेन सोर्सेस। तो इस प्रमाइस पे हिस्ट्री को लार्जली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नाउ जो हम अभी डील करने जा रहे हैं, जो अपनी हिस्ट्री की क्लासेस में हम डील करेंगे 1 by 1, उसमें जो है हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी जो हम पढ़ेंगे उस पर एक फ्रेमवर्क ये है कि इसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट जो है हम जो शुरू करेंगे अपनी हिस्ट्री क्लासेस का, वो एंशिएंट इंडिया का है, राइट। एंशिएंट इंडिया का ये पार्ट है जिसमें राइट फ्रॉम स्टोन एज से शुरुआत करेंगे हम एंड अप टिल 7th century AD या फिर 7th century AD तक जो है, जो भी टाइम स्पैन है ये सारा ही जो है एंशिएंट इंडिया के एम्बिट में आता है। तो ये सारे इवेंट्स को जो है हम एंशिएंट इंडिया के एम्बिट में पढ़ेंगे। एंड 7th AD के बाद से जो इवेंट हुए उसको जो है हम मेडिवल इंडिया के एम्बिट में पढ़ेंगे, राइट। जो भी इवेंट्स राइट फ्रॉम 8th century AD रफली अगर मैं बोलूं अप टिल 8th century AD से लेके प्रोसीडिंग फर्दर टिल 16th या 17th सेंचुरी तक जो भी इवेंट्स हुए, राइट। हम औरंगजेब के डिमाइज के बाद रफली यू कैन सी कि 1757 तक जो भी इवेंट्स हुए हैं वो मेडिवल इंडिया के एम्बिट में आते हैं। एंड फर्दर तीसरा जो क्लासिफिकेशन होगा वो मॉडर्न इंडिया का, यानी 1757 के बाद, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो भी इवेंट्स हुए हैं अप टिल नाउ, ये सारे ही मॉडर्न इंडिया के एम्बिट में आते हैं, राइट। ये सारे ही जो डेवलपमेंट्स होंगी वो मॉडर्न इंडिया के एम्बिट में आती हैं। और इसी पार्ट पे जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है ताकि हमारी जो है एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। एंशिएंट इंडिया में हम चैप्टर्स लाइक स्टोन एज से शुरू करेंगे, ह्यूमन सिविलाइजेशन की बिगिनिंग, लेटर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, राइट। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस स्टोन एज और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में एक इंटरमीडिएट जो सिविलाइजेशन थी जिसको चालकोलिथिक कल्चर बोलते थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो है वैदिक सोसाइटी, वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, राइट। कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व होती है, महाजनपद का डेवलपमेंट होता है, तो हम इसी एंशिएंट हिस्ट्री में जो है महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, राइट। पोस्ट महाजनपद कुछ नए नए रूलिंग डायनेस्टीज आती हैं, राइट। उन रूलिंग डायनेस्टी में 1 by 1 हम पढ़ेंगे। जैसे इन द बिगनिंग इंपॉर्टेंट महाजनपद लाइक मगध के बारे में पढ़ेंगे, अवंती के बारे में पढ़ेंगे, वैशाली के बारे में हम इन महाजनपद के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं जैसे कि पाटलिपुत्र, आज का जो मॉडर्न डे बिहार पटना का रीजन है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज लाइक हरक्किया डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अजातशत्रु जैसे रूलर जिन्होंने अपने पिता की हत्या करके जो है अपनी राजगद्दी हासिल की थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। हरक्किया डायनेस्टी के बाद शिशुनागा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, नंदा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। नंदा डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे ही अलेक्जेंडर ने इंडिया पे इन्वेड किया था, तो नंदा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो है इसके बाद जो है हम मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। मौर्यन डायनेस्टी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री है। तो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे कि किंग अशोक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, कैसे एस्टैब्लिशमेंट हुआ इस टाइम पीरियड पे, अर्थशास्त्र जैसी बुक लिखी गई है। और इसी टाइम स्पैन में कुछ रिलीजियस डेवलपमेंट भी हो रहे थे इन वैदिक सोसाइटी के बाद। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजन जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में भी हम पढ़ेंगे।
एंड वी विल सी कि वैदिक सोसाइटी में कैसे रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस बढ़ती जा रही थी, राइट। रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस बहुत ही ज्यादा रिजिड और रिजिड होती जा रही थी, और उसी के रिएक्शन के अगेंस्ट में इन रिलीजन्स का डेवलपमेंट होता है, जिनको हम बुद्धिज्म और जैनिज्म बोलते हैं, राइट। तो ये रिलीजियस डेवलपमेंट भी हम अपने एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, लेटर कुछ और छोटी छोटी डायनेस्टी जैसे सुंगा और कन्वा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में देखेंगे कि सबसे पहले फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में कौन थे। किंग डेरियस वन जो है इंडिया में इन्वेड करते हैं, या उनके बाद जो ग्रीस का इन्वेजन होता है, शाका रूलर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, किंग कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे, एंड सब्सिक्वेंट ऐसे फॉरेन इन्वेजर्स के बारे में पढ़ेंगे। पोस्ट दिस मौर्यन डायनेस्टी जो है ऐसे डिस्कस के सुंगास और कन्वास के बारे में देखेंगे, एंड लेटर गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। एक और जो मौर्यन डायनेस्टी के बाद जो है गुप्ता एम्पायर आती है 320 AD के अराउंड, तो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हम एंशिएंट हिस्ट्री में डील करेंगे, जिसमें 320 AD में देखेंगे कैसे गुप्ता एम्पायर में जो भी डेवलपमेंट हुई थी उसको जो है गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है। उसके पीछे रीजंस क्या थे, वो सारी कुछ चीज़ जो है जो हम इस चैप्टर में सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में अपने आने वाली प्रोसीडिंग क्लासेस में 1 by 1 हम डील करेंगे। एंड गुप्ता एम्पायर के बाद हम लेटर गुप्ता टाइम पीरियड पे हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, पुष्यभूति डायनेस्टी जो है, एंड वी विल सी कि कैसे फिर इन एम्पायर्स मौर्यन और गुप्तन एम्पायर के बाद इतने मास लेवल पे, इतने ऑर्गेनाइज लेवल पे ओवरऑल इंडिया पे कोई इतनी बड़ी डायनेस्टी नहीं थी जो रूल कर रही थी, तो कुछ और छोटी छोटी डायनेस्टी जो नदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया और सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में रूल कर रही थी, जैसे पालास, प्रतिहारास रूल कर रहे थे, चंडेलास थे वो रूल कर रहे थे, राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ेंगे, चोलास, चेरास, पांड्यास इनके बारे में पढ़ेंगे, सतवाहनास के बारे में पढ़ो, और ये सारे जो है एंशिएंट इंडिया का डोमेन होगा, राइट। तो मैंने बताया था कि टिल 7th century AD तक जो भी सारे इवेंट्स हुए, जो भी सारी डायनेस्टीज हुई, वो हमारे एंशिएंट इंडिया का पार्ट होंगी। एंड सब्सिक्वेंटली राइट फ्रॉम 8th century AD वी विल सी कि कैसे अरब्स और टर्किश जो फोर्सेस थी उनका अराइवल जो है इंडियन लैंड मास पे होता है। मोहम्मद बिन कासिम विल सी कि 711 AD में जो है सदर्न पार्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया वेस्टर्न कोस्ट में आता है, एंड धीरे धीरे इन अरब्स और टर्क्स के अराइवल के बाद कैसे मोहम्मद गजनवी आता है जो 16-17 बार इंडिया पे जो है लूट इन्वेट करता है, बार बार इन्वेट करता है, सोमनाथ जैसा टेम्पल को जो है लूट करता है। मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे, और विल सी कि इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट इंडिया पे होता है, एक तरह से इस्लामिक एस्टेब्लिशमेंट होती है दिल्ली सल्तनत का। इनका टाइम पीरियड राइट फ्रॉम 1206 अप टिल 1526 जो है दिल्ली सल्तनत जो है इंडिया पे जो है रूल करता है। इसमें हम इंपॉर्टेंट डायनेस्टी लाइक स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, खालजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, तुगलक्स के बारे में पढ़ेंगे, सैयद डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। 1 by 1 क्रोनोलॉजी वाइज सारे जो भी इंपॉर्टेंट रूलर हैं, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के से शुरुआत करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी, सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स जो है ये मिडिवल इंडिया का पार्ट होंगे। और दिल्ली सल्तनत के बाद जो यू विल सी कि 1526 से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो है मुगल एम्पायर्स का एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में होता है। बाबर के थ्रू जो है मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट होता है, और अप टिल 1707 एक्टिवली औरंगजेब के लाइफ तक जो है मुगल एम्पायर फ्लरिश कर रहा होता है। लेकिन औरंगजेब के डेथ के बाद लेटर मुगल्स जो आते हैं, उन सारे इवेंट्स को जो है हम मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मिडिवल पार्ट ऑफ द इंडिया में पढ़ेंगे। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, रिलीजियस डेवलपमेंट्स जैसे कि भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि भक्ति मूवमेंट का रिवाइवल कैसे मिडिवल इंडिया में होता है, मिडिवल पार्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री में। साथ ही साथ सूफी मूवमेंट कैसे इंडिया में डेवलप होता है, वो सारी चीजें जो है मिडिवल इंडिया में पढ़ेंगे। एंड सब्सिक्वेंट बैटल ऑफ प्लासी 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, और इसी से जो है यहाँ पे इंग्लिश का एस्टैब्लिशमेंट, जो ब्रिटिशर्स थे इनका एस्टैब्लिशमेंट जो है इंडियन एम्पायर में शुरू होता है। तो राइट फ्रॉम 1757 से जो है मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री की बिगनिंग होती है। एंड अप टिल नाउ, अब तक का रिसेंट जो डे हुआ, इवेंट्स हुए हैं, वो सारे ही मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट होंगे। तो ये सारे क्रोनोलॉजिकल पैटर्न पे हम अपनी हिस्ट्री ऑफ इंडिया को डील करेंगे, और जो भी हमारी क्लासेस होंगी वो हम नेक्स्ट पार्ट में इसी प्रमाइस पे बिगिन करेंगे।